नमस्कार, राजधानी लाइव देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। राजधानी लाइव में सबसे पहले बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहाँ पर यूपी चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है और 2/3 बहुमत के साथ पार्टी फिर सत्ता में वापसी करने जा रही है। अब बीजेपी ने जीत दर्ज की है और तो कांग्रेस को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस 403 में से सिर्फ 2 सीटों पर आगे दिख रही है। अब इस परिणाम पर प्रियंका गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा है कि लोकतंत्र में जनता का मत सर्वोपरि है। हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मेहनत की, संगठन बनाया, जनता के मुद्दों को संघर्ष किया, लेकिन हम अपना मेहनत को वोट में तब्दील करने में कामयाब नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी सकारात्मक एजेंडे पर चलकर उत्तर प्रदेश की बेहतरी और जनता की भलाई के लिए संघर्षशील विपक्ष का कर्तव्य पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाती रहेगी। तो यूपी में बीजेपी ने 2/3 बहुमत के साथ सरकार बना ली है और अब इसी को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि उन्होंने मान लिया कि हम जनता को नहीं रिझा पाए और हम अपनी मेहनत को वोट में तब्दील करने में कामयाब नहीं हुए। तो वहीं उन्होंने कहा कि विपक्ष का कर्तव्य पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाती रहेंगी। तो 2/3 बहुमत के साथ यूपी में बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बन रही है और इसी को लेकर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तुम्हारी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से कांग्रेस एक बार फिर से अपने आप को घिरती देख रही है और जिस तरीके से 2 सीटों पर ही महज 403 सीटों पर से कब्जा जमा पाई, तो ऐसे में लगता है कि जिस तरीके से पूरे देश में कांग्रेस का जनाधार खोता दिख रहा है, क्योंकि पंजाब में भी सरकार खोती दिख रही है कांग्रेस। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार पूरे 5 राज्यों में जो चुनाव थे उसके अंदर कांग्रेस जो है वो अपने आप को कह सकते हैं पुराने मुकाम पर हासिल करने की कोशिश कर रही थी और इसी को लेकर बागडोर जो थी वो प्रियंका गांधी के हाथ में दी गई। मगर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ कांग्रेस को 2 सीटों से ही संतुष्टि करनी पड़ी है, तो उससे कहीं ना कहीं करारी हार जरूर कांग्रेस को मिली है। मगर कांग्रेस के अंदर जो खामियां थी वो भी कहीं ना कहीं उससे कांग्रेस का जो हार का कारण था वो भी बनती नजर आई। मगर जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने कहा कि हम अपनी हार को कह सकते हैं हार को बिल्कुल स्वीकार करते हैं और भाजपा ने जिस तरीके से कोशिश की है वो भी कहीं ना कहीं सराहनीय बताया गया। मगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जो प्रियंका गांधी है उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि हम मेहनत जरूर की, हमने लोगों को मुद्दे को उठाने की कोशिश की, यहाँ तक कि जनता की जो परेशानियां था उनको उजागर किया। मगर जो मेहनत थी वो कहीं ना कहीं वोट के अंदर तब्दील नहीं हो पाई और जिसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा और ट्वीट के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की जो हार थी वो कहीं ना कहीं उन्होंने स्वीकार करते हुए नजर आई। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पूरे 5 राज्यों के चुनाव के अंदर कांग्रेस को वो मुकाम हासिल नहीं हो पाया जो जिस मुकाम के लिए कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही थी। पंजाब के अंदर बेशक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी मगर वहां पर भी कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और यहाँ तक कि जो उनके हाथ में पंजाब था वो भी उनके हाथ से निकलकर आम आदमी पार्टी के हाथ में चला जा चुका है। जी, लेकिन इससे दिल्ली में निकाय चुनाव पर क्या कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होना था वो भी टाल दिए गए। लेकिन अब कांग्रेस जिस तरीके से अगर बात कर ले तो दिल्ली में भी जनाधार खोती हुई दिख रही है, क्योंकि एक टाइम पर सरकार थी और अब कांग्रेस का वजूद उतना नहीं दिख रहा है। तो निकाय चुनाव पर क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? यूपी में भी जिस तरीके से 2 ही सीटें मात्र आई हैं कांग्रेस की। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से 5 राज्यों के अंदर कांग्रेस ने अपनी जो मुकाम था वो हासिल नहीं कर पाई और जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे कि निगम चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुमत से हासिल कर पाएगी और लगातार कहीं ना कहीं जनता के जो मुद्दे हैं वो उठाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी की जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थे चौधरी अनिल कुमार जी, उन्होंने भी यही कहा था लगातार के जनता जो है वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ रही है। मगर जिस तरीके से 5 राज्यों के अंदर अब कांग्रेस का जो मुकाम था वो हासिल नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली के नगर निगम के चुनावों के अंदर भी कांग्रेस का वजूद जो है वो कहीं ना कहीं खोता हुआ नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर बात करें कांग्रेस पार्टी की तरफ से सिर्फ प्रियंका गांधी की जरूर प्रतिक्रिया मिल रही है मगर बाकी जो नेता है वो कांग्रेस पार्टी की जो है वो अभी सामने नहीं आते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को अब निगम के चुनाव के अंदर भी कहीं ना कहीं हार का डर सताने लगा है। जी राजीव, अगर देखा जाए तो अगर बात कर ले तो यूपी में कुशीनगर की तमकुही राज विधानसभा सीट है, जहां से अजय कुमार लल्लू जो दिल्ली जो अगर बात कर ले तो यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं। 2 बार लगातार वो वहां से विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। क्या ऐसा रहा कि जब शीर्ष नेतृत्व ही हारता चला जा रहा तो छोटे मोटे विधायकों से क्या उम्मीद की जाए, छोटे मोटे नेताओं से क्या उम्मीद की जाए?
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो उत्तर प्रदेश से कह सकते हैं जो अध्यक्ष थे, वो हम्म। कहीं ना कहीं जब हार का सामना कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं बाकी नेताओं की तो कहीं ना कहीं वजूद ही नजर नहीं आ रहा। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं कोशिश करती हुई नजर आई, यहाँ तक कि प्रियंका गांधी ने 403 सीटों पर जिस तरीके से महिलाओं को उतारने की कोशिश की, यहाँ तक कि महिलाओं को, नारी शक्ति को आगे लाने की कोशिश की थी, मगर हम्म। वो भी कहीं ना कहीं जादू जो था वो उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं 2 ही सीट मिल पाई हैं। तो सोचिए कहीं ना कहीं बड़ी हार राजीव, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक। पार्टी तो यूपी में बीजेपी के फिर से वापसी हो रही, योगी राज पार्ट 2 का फिलहाल आगमन हो रहा है और इसी को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और अपनी गलती को स्वीकारा और कहा कि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो लगातार हम अपने संघर्ष को मतों में तब्दील नहीं कर पाए और उसी को लेकर आपको बता दें कि कुशीनगर की तमकुहीराज विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को भी करारी हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमने संघर्ष किया यूपी में, वो फिलहाल हमें नहीं वोट के रूप में देखने को मिला। हमारे साथ राजीव तिवारी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से अगर समझने की कोशिश की जाए तो कांग्रेस जिस तरीके से 70 सालों तक देश पे राज किया है और उसके बाद यूपी में भी लगातार वो सोच रही थी कि हम 32 साल बाद वापसी कर लेंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए बिल्कुल सही कहा और आपने। यहाँ स्थिति पर बद बात से करें बदतर हो गई है। पिछली बार की बात कर लें तो सीटें थी, लेकिन इस बार वो भी नहीं हो पाया। उनको दोबारा से कोशिश की गई थी, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा सत्ता हासिल करने की कोशिश की गई थी, मगर यहाँ पर बात करें कांग्रेस की हार, दोस्तों कहीं ना कहीं उसके लिए भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रियंका गांधी को बागडोर दी गई थी, तो प्रियंका गांधी का जो जादू था वो भी नहीं चल पाया और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हार हुई। मगर यहाँ पर बात करें कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार जरूर स्वीकार की है और यहाँ तक की कोशिश जरूर की है। यहाँ तक की कांग्रेस पार्टी की जो प्रियंका गांधी है, उन्होंने कहा कि हमने संघर्ष बहुत किया और संघर्ष के साथ साथ जनता के जो मुद्दे थे उनको उठाने की कोशिश की, मगर कहीं ना कहीं वो जीत जो है वो नहीं हासिल कर पाए। तो इसके लिए हार की जिम्मेवारी भी कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने अपने सर पर लेते हुए नजर आए हैं। जी लेकिन राजीव, अगर ये भी समझने की कोशिश की जाए तो प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से महिलाओं को बढ़ावा दिया था, 40% आरक्षण दिया था टिकट के मामले में, महिलाएं तमाम जो आशा वर्कर्स थी या तमाम ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने जो लगातार बात करें तो संघर्षरत थी और कांग्रेस को कहीं ना कहीं उम्मीद थी उनसे अच्छी खासी कि वो अच्छी खासी सीटों पर लड़े, अच्छी खासी वोटों पर लड़ेंगी और टक्कर देंगी, लेकिन वैसा शायद वही कुछ नहीं हो पाया। तमाम बड़े नेताओं को दरकिनार करके और छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को टिकट दे दिया गया। शायद ये चीज़ें कांग्रेस के साथ साथ जनता को भी रास नहीं आई और फिर कांग्रेस कहीं ना कहीं लगता है कि अंतर्घात का शिकार होती गई। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर बेशक महिलाओं को कह सकते कांग्रेस पार्टी आगे लेके आई थी और ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट दी गई थी जिनका कोई वजूद नहीं था, जिनका कोई चेहरा नहीं था और जनता जो कहीं ना कहीं पार्टी के साथ साथ चेहरा भी देखना पसंद करती है। तो यानी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से चेहरे होने चाहिए थे जो जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने चाहिए थे और जनता को लगना चाहिए था कि जो चेहरे खड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए कार्य करेंगे, मगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसे चेहरों को टिकट दी गई थी जिनका कोई ग्राउंड लेवल पर या जमीनी हकीकत पर कोई भी वजूद नहीं था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ये कारण भी था जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा और जनता का जो वोट उनको नहीं मिला, कहीं ना कहीं इसी वजह से नहीं मिला कि कोई चेहरा नहीं था कोई कांग्रेस पार्टी के पास। मगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं अपना चेहरा बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं रंग लेके आती हुई नजर आएगी। मगर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अभी तक फूट पड़ी हुई है उसका कारण भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की हार मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी तक एका देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जी लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए तो क्या जिस तरीके से कांग्रेस 2024 की तैयारी करती हुई दिख रही थी, बताया जा रहा था कि कांग्रेस जो है वो अपना बेस तैयार कर रही है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के इलेक्शन से 2024 के इलेक्शन को लेकर, तो क्या कहीं ना कहीं वो बेस जो है वो कमज़ोर होता हुआ दिखा है इस बार? जिस तरीके से अगर बात कर लें तो आंकड़ा जो है वो 2 सीटों का रहा है 403 सीटों में से।
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जब उपचुनाव हुए थे निगम के, तो उसके अंदर जरूर एक सीट मिली थी, तो कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं ये उम्मीद जती थी कि कांग्रेस पार्टी वापसी करेगी। और 5 राज्यों के चुनाव के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने यही सोचा था, जो 70 साल का जो उनका वजूद है वो कहीं ना कहीं वापस हासिल होगा, और कहीं ना कहीं 2024 के अंदर जो भागदौड़ होगी वो कहीं ना कहीं पूरे देश की वो कांग्रेस के हाथ में आएगी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से सिर्फ 5 राज्यों के चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं काफी करारी हार का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में भी गिनती की 2 सीट मिल पाई है, तो उससे 2024 का जो वजूद है या फिर कहें जो लक्ष्य था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को हासिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस पार्टी दोबारा से संघर्ष करने की लिए कोशिश कर रही है, और शायद प्रियंका गांधी की जगह पर अब राहुल गांधी को शायद दोबारा से भागदौड़ दी जा सकती है 2024 के अंदर। जी लेकिन अगर बात कर लें तो राजीव, जिस तरीके से शायद नब टटोलने में नाकामयाब साबित रही है प्रियंका गांधी यूपी की, क्योंकि जिस तरीके से वो दावे करती हुई नजर आती थी, अगर हम बात कर ले लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के बाद से लगातार वो एक्टिव मोड में नजर आई थी, उनको कैद कर लिया गया था, नजरबंद कर दिया गया था, और उसके बाद से लगातार वो एक्टिव मोड में आई थी। लेकिन जिस तरीके से अब जो तस्वीर साफ हुई है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तक अपनी सीट नहीं बचा पाए, तो बाकी कार्यकर्ताओं से या प्रत्याशियों से क्या उम्मीद की जाए? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की जो प्रियंका गांधी थी, वो उन्होंने कांग्रेस पार्टी की बागडोर जरूर संभाली थी, और कहीं ना कहीं उनका जो एक्टिव मूड था वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिला था, और लगातार कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी शायद वापसी कर पाएगी। मगर जिस तरीके से अब 2 ही सीट मिल पाई है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। और 2024 की जो उम्मीद जत रही थी कि भाई कांग्रेस पार्टी दोबारा से सत्ता के अंदर आएगी और सरकार दोबारा से बना पाएगी, मगर वो वजूद भी कहीं ना कहीं अब डामाडोल होता हुआ नजर आ रहा है। और देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी की बागडोर आप कौन संभालेगा, क्योंकि प्रियंका गांधी भी लगभग फेल होती हुई नजर आई है, राहुल गांधी पहले ही कुछ नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी की तरफ ही अब इशारा उठता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा क्या 2024 के अंदर क्या वाकई में ही सोनिया गांधी बागडोर संभालेंगी, या फिर प्रियंका गांधी या राहुल गांधी में से या फिर किसी और को इसकी बागडोर दी जाएगी। मगर 2024 का जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से अब छूटा होता हुआ नजर आ रहा है। जी लेकिन राजीव, जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव और भी राज्यों में है, अगर हम बात कर लें तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार है, गुजरात में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस जिस तरीके से अपना वजूद पेश करती हुई नजर आ रही है, एक समय था जब कांग्रेस लगातार अपना वजूद बना रही थी, 2017 में भी पंजाब सहित कई राज्यों में उसने अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार 4 राज्यों में 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी ने कब्जा किया है, और कांग्रेस भी अपनी सरकार खोती हुई दिख रही है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद अगर बात कर लें तो वहाँ भी सरकार खो गई है, और सरकार आम आदमी पार्टी की बनती हुई वहाँ दिख रही है, और जिस तरीके से सीटें भी बिल्कुल ऐसी आई हैं कि कांग्रेस को शायद उन सीटों को देखकर शर्म आ रही होगी। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी का जो दबदबा पंजाब के अंदर था वो भी कहीं ना कहीं उनके हाथ से चला गया, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपना वजूद बढ़ाया है, और कहीं ना कहीं सिर्फ दिल्ली के अंदर एक छोटी पार्टी बनी हुई थी, और वो कहीं ना कहीं अब उभर कर बड़े नेशनल लेवल पे आ रही है। और जहाँ तक कि पंजाब के अंदर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया है, तो उससे कांग्रेस पार्टी को जरूर शर्म का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ही पंजाब के अंदर अपना वजूद हासिल करके बैठी हुई थी, और कहीं ना कहीं वो वजूद भी इनके हाथ से चला गया है, तो कांग्रेस पार्टी को जरूर नुकसान हुआ है। मगर देखना होगा कि आने वाले विधानसभा के चुनाव जो है वो और राज्यों के जो है वो कांग्रेस पार्टी की अपनी हार का जो खामियाजा है वो किसी और को फड़फड़ेगी, या फिर जो कमियां थी उसको दूर करने की कोशिश करेगी। मगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को अपनी कमियां सबसे पहले दूर करनी चाहिए, ताकि पार्टी के अंदर जो अंदरूनी लड़ाई है वो भी दूर होनी चाहिए, और जो जनता का वोट बैंक है वो किस तरीके से हासिल करना है इसके ऊपर भी मंथन होना चाहिए। मगर कांग्रेस पार्टी की यही 2 कमियां है जिसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा ने उठाया, और 5 राज्यों के चुनाव के अंदर 4 राज्यों के अंदर अपनी सरकार कांग्रेस को पहले उन कमियों को दूर करना होगा। जी राजीव, क्या लगता है कि अगर 2024 लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस को करना है, बीजेपी को सीधी टक्कर देनी है, तो किन खामियों को लेकर मंथन करना चाहिए, और क्या तमाम चीजें रहनी चाहिए कि उसे ऐसी परिस्थिति का सामना ना करना पड़े? बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें 2024 की, तो 2024 के अंदर अगर कांग्रेस को वापसी करनी है तो कहीं ना कहीं उसका लक्ष्य होना चाहिए पहले कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी लड़ाई है उसको खत्म किया जाए, तो ताकि दिक्कतें नहीं हो। मगर यहाँ पर बात करें जनता के वोट बैंक की और जनता के लिए कार्य करने की लिए, तो कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं जो भी सरकार के अंदर है या फिर जिनका वजूद है वो अभी तक काम करते हुए नजर नहीं आ रहे, पहले उनको बाहर
आना होगा, ताकि जनता के जो मुद्दे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं, उनको बाहर निकाला जाए और जो अंदरूनी लड़ाई है कांग्रेस की, उनको खत्म कर एकजुट होकर एक मंच बनाकर ताकि आगे चल सके। मगर यही कमियां जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए फायदा बनती हुई नजर आ रही है। भाजपा इसी कमियों को अपनी तरफ आकर्षित करता हुआ नजर आ रहा है और जनता का जो वोट बैंक है इसीलिए शायद भाजपा को मिलता हुआ नजर आ रहा है। मगर देखना होगा और जो विधानसभा के चुनाव है उसके अंदर कांग्रेस अपनी हार को किस तरीके से जीत में बदलने की कोशिश करेगी, ये जरूर मुद्दा होगा। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। तो जिस तरीके से बात कर ली जाए तो यूपी में बीजेपी की फिर से वापसी हो गई। साथ ही अगर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यूपी समेत 4 राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। तो वहीं पंजाब की बात कर ले तो आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है। और इसी को लेकर अगर ओवरऑल बात कर ले तो कांग्रेस कहीं ना कहीं घिरती हुई नज़र आई है। और जिस तरीके से कांग्रेस दावा कर रही थी कि हमारे साथ मिलकर सरकार यूपी में बनाई जाएगी, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं 2 सीटें निकालना कांग्रेस के लिए शर्मनाक बात भी है। खबर पंजाब से है, जहां आज 11:30 बजे पंजाब के मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। बैठक के बाद पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि 2022 के चुनाव में बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करने के बाद भगवंत मान शपथ ले सकते हैं। भगवंत मान शपथ पंजाब राजभवन में ना लेकर खटकर कला में शपथ लेंगे। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनाती हुई दिख रही है। आपको बता दें कि मुख्य विपक्षी दलों के रूप में 2017 में उभरी आम आदमी पार्टी यहां पर अब सरकार बनाती हुई दिख रही है। तो वहीं सीएम फेस भगवंत मान आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो वहीं आज मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपने पद से इस्तीफा भी देते हुए नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी 92 सीटों पर जीत दर्ज करके पंजाब में उभरी है। और जिस तरीके से दिल्ली मॉडल को पेश करते हुए आम आदमी पार्टी नजर आ रही थी, उसी को लेकर लोगों ने भरोसा जताते हुए भगवंत मान पर और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर इस तरीके से उन्होंने भरोसा जताया है, उसको लेकर अब पंजाब में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल चुका है और सीएम चन्नी आज इस्तीफा दे सकते हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री के रूप में भगवंत मान आज शपथ ले सकते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल चुका है। और इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की ऐसी आंधी चली है कि कांग्रेस अकाली दल के बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो गए हैं और बीजेपी चुनावी रेस में बहुत पीछे रह गई है। आपके खाते में 92 सीटें आई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी लगातार प्रयासरत है और लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जगदीप कंबोज ने पंजाब के जलालाबाद से श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को हराया और जीत के बाद उन्होंने कहा कि मैं 25,000 मतों से जीतने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन 30,000 से अधिक मतों जीता हूं। तो पंजाब की बात करें तो पंजाब की राजनीति में कल एक बड़ी उठापटक हुई है और इसी के साथ आम आदमी पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की और 92 सीटों के साथ यहां पर सरकार बनाने आम आदमी पार्टी जा रही है। तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए तो कल का दिन यानी कि 10 मार्च जो है वो पंजाब के अगले 5 सालों के लिए दशा और दिशा तय करने वाला दिन है। तो अगर आज की बात कर ले तो आज इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, आपसे हम समझना चाहेंगे चंडीगढ़ से क्या अपडेट है इसको लेकर। ये देखिए, अगर हम बोलें कि आज चरणजीत चन्नी, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी की तरफ से आज कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है सिविल सेक्रेटरीट में जो 11:30 बजे रखी गई है और मोस्ट प्रॉब्ली आज ही के दिन वो और उनकी कैबिनेट आज इस्तीफा दे सकती हैं, जिसके साथ सरकार डिसॉल्व हो जाएगी। तो ही उसी के साथ सरकार डिसॉल्व होने के साथ ही भगवंत मान आज हम कह सकते हैं शपथ ले सकते हैं और उसके बाद अगर हम कहें कि वो अपनी कैबिनेट को प्रेजेंट करेंगे। पर सवाल ये होता है कि अभी कैबिनेट में कौन है, बड़ा सवाल अब यही होता है क्योंकि पहले जहां पे एक अंदेशा लगाया जा रहा था कि एक नेक टू नेक फाइट होने वाली है, पर
जिस जो आंधी चली है, जो अगर हम कहें कि क्लीन स्वीप आम आदमी मारती हुई नजर आई, उन्होंने लगभग 92 सीट्स आम आदमी पार्टी ले गई और उन्होंने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को हरा दिया। चाहे हम बात करें चंदी चन्नी की बात कर लें, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू की बात कर लें, या हम बात कर लें सीधे मनप्रीत बादल की बात कर लें, सुखबीर बादल, प्रकाश सिंह बादल। तो इस बार सभी बड़े नेता, सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह है कि इस बार सभी बड़े नेताओं को एक करारा जवाब मिला है। तो शायद कहीं ना कहीं लोगों का मैंडेट यही था, लोग शायद एक बदलाव की उम्मीद कर रहे थे और वो बदलाव उन्होंने रिवायती पार्टियों से हट के एक चेंज में देखा। जो आम आदमी पार्टी एक एक्स्ट्रा ऑप्शन, एक हम नए ऑप्शन के तौर पे आ रही थी। पिछली बार भी लोगों ने मौका देने की कोशिश की थी, पर वो जो हम देख सकते हैं कि ऑल ओवर जो वर्डिक्ट है, जो हम देख सकते हैं कि ऑल ओवर रिजल्ट देखने को मिल रहा है, वो हम सीधे तौर पे देख सकते हैं कि क्लीन मैंडेट लोगों ने दे चुके हैं कि अब वो इस बार 5 साल या फिर हम कहें कि एक मौका, जो जैसे हम कह सकते हैं ना, एक मौका केजरीवाल खुद आम आदमी पार्टी की तरफ से टैग दिया गया था। तो शायद उस एक टैग को देखते हुए, उस एक रिक्वेस्ट को देखते हुए लोगों ने उस रिक्वेस्ट को मान लिया और पंजाब में आम आदमी पार्टी को एक मौका दे दिया गया। अब ये देखना होगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी इस एक मौके को कैसे यूटिलाइज करती है। सरकार अब हम कह सकते हैं क्लियर मेजॉरिटी उनके पास, सारी डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास आ चुकी है। अब ये देखना होगा कि वो इस डिसीजन मेकिंग पावर का इस्तेमाल कैसे करती है। लेकिन हमें एक चीज और भी यहाँ पर साफ है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे और दोनों सीटों से चुनाव हार गए, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए शर्मा के साथ सीएम चन्नी के लिए भी शर्मनाक है कि भाई आप अपनी ही सीट नहीं बचा पाए तो आप मुख्यमंत्री कुर्सी कैसे बचा पाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए इस बार अगर हम सीधे तौर पे कहें कि कांग्रेस को जितना बड़ा झटका लगा है, शायद कांग्रेस भी उम्मीद नहीं कर रही थी। अगर हम कहें बड़े बड़े दिग्गज नेता, अगर हम क्या बात करें, चाहे विजय सिंगला की बात कर ले, चाहे ओपी सोनी की बात कर ले, चाहे खुद नवजोत सिंह सिद्धू की बात कर ले, तो हर एक बड़ा लगभग मेजर जितने बड़े चेहरे थे कांग्रेस पार्टी के, उनको हार मिली है। और ये सवाल खड़ा हो जाता है कि ये हार मिली क्यों है। क्या इसके हम कई मेजर रीजन, जैसे हमने पहले ही बात की थी जब ये इलेक्शंस का दौर चल रहा था, तो कई मेजर रीजन सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि पहले इन फाइटिंग लगातार चलती रही, डिसीजन मेकिंग के 4.5 साल जो कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, और उसका सारा ब्लेम भले ही सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने कैप्टन सिंह पे शिफ्ट करने की कोशिश की, पर वो पूरा ब्लेम शिफ्ट नहीं हुआ। देखिए इसका असर अगर हम कहें 4.5 साल कुछ ना करने का असर, जो बार बार लोग कहते रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टी कहती है, इसका असर कैप्टन सिंह को पड़ा। वो भी इलेक्शन हार गए हैं और वो भी एक बड़े मार्जिन से। तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि लोगों में गुस्सा था कि पिछले 9.5 साल की सरकार ने कुछ मेजर हासिल नहीं किया, और वहीं 111 दिन की सरकार ने भी कुछ मेजर अचीवमेंट हासिल नहीं किए। कई वादे, कई स्टेप्स उठाए गए थे, कई प्रॉमिसेस किए गए थे, पर वो शायद लोगों के लिए सैटिस्फैक्टरी नहीं थे। लोगों ने एक मेजर चेंज एक्सपेक्ट किया था। लोगों ने जो 5 साल का मौका दिया था कांग्रेस को, उसमें वो जो टारगेट्स थे, जो अचीवमेंट्स, जो प्रॉमिसेस थे, वो नहीं हुआ, और वो सीधा असर रिजल्ट में देखने को मिला कि कांग्रेस के लगभग कई बड़े बड़े मंत्री तक हार चुके हैं। तो इसका सीधा एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि कितनी क्लोज फाइट थी। जो कुछ मंत्री जीते भी हैं तो बहुत क्लोज फाइट्स में जीते हैं, जैसे प्रगट सिंह की बात कर ले, चाहे राजा बड़िंग की बात कर ले, तो बहुत क्लोज फाइट्स थी। और हम कह सकते हैं कि जहां पे वो लोग जीते हैं, वही अगर हम कहें कि जो अगर हम कहें कांग्रेस के ही होम मिनिस्टर है सुखजिंदर रंधावा, वो एक क्लियर मेजॉरिटी में जीते हैं। हम कहें कि राजेंद्र बाजवा, एक माझा ब्रिगेड, जो हम सीधे तौर पे कह सकते हैं माझा ब्रिगेड के तीनों नेता जीत चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अपने कुछ, जहां पे लोकल नेता अपने कुछ इन्फ्लुएंस रखने में कामयाब हुए, पर ऑल ओवर कांग्रेस पार्टी को मेजर हिट लगी है। और अब कांग्रेस को ये समझना होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो इतनी बुरी तरह हारे। पर जो एग्जांपल्स ले सकते हैं, ये हम सिनेरियो ले सकते हैं, तो जो इन फाइटिंग लास्ट तक चलती रही, जो नवजोत सिंह सिद्धू और चंद्रजीत चन्नी के बीच में जो लड़ाई चलती रही, वो एक मेजर वजह हो सकती है कि लगातार पार्टी के एमएलए, विधायक, हर कोई ये चीज कहता रहा कि हमें इलेक्शन में फोकस करने की जरूरत है, हमें लोगों के बीच में जाने की जरूरत है, पर कहीं ना कहीं वो चीज अनदेखा कर दी गई। और बिल्कुल लास्ट तक जब हम कहते हैं कि जब तक इलेक्शन का बिगुल नहीं बचा, तब तक कांग्रेस ने इलेक्शन पे फोकस नहीं किया, और यहीं पे हम कह सकते हैं कि उनको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा कि जहां पे वो क्लियर मेजॉरिटी में थे, हम कहें कि 80 से ज्यादा सीटें थी, अब वो सिमट के सिर्फ 18 सीटें रह गई हैं। तो ये सीधा सीधा लोगों ने मैंडेट उनको दे दिया है। अब ये देखना होगा कि जो आम आदमी पार्टी को लोगों ने उम्मीद जताई है, जो मैंडेट दिया है, उनको 90 से ऊपर सीटें दी हैं, क्या वो उन सीट्स का प्रॉपर इस्तेमाल कर पाएंगी, या फिर पिछली बार की तरह सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी इस बार भी बिखर जाएगी, क्योंकि 20 सीटों से वो भी शुरू हुए थे, पर गिरते गिरते वो 10 से पहुंच गए थे। तो अब ये देखना हो कि ये इस बार तो नहीं आम आदमी बिखर जाएगी जी। लेकिन हमें एक चीज और भी है, तो इस पूरी घटनाक्रम पर अगर नजर डाली जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस का पतन मुझे लगता है कि उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन से कैप्टन अमरिंदर सिंह को अलग कर दिया गया था।
कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलग होते ही कांग्रेस में लगातार जो दो फाड़ पहले थे, वो चन्नी के सीएम बनने के बावजूद भी वो कलह दूर नहीं हुई थी, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच में सीधी टक्कर थी। सीधी कई बार दोनों आमने सामने भी होते नजर आए थे, लेकिन जिस तरीके से सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के जो काले चिट्ठे खोले थे अलग होने के बाद कि वो पाकिस्तान के साथ ही हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो आज जो स्थिति है, जिस तरीके से महज कुछ ही सीटों पर सिमट कर रह गई है, तो कहीं ना कहीं आज वो कारण भी हो सकता है और आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कहें कि कांग्रेस इलेक्शन से पहले एक बहुत स्ट्रांग फ्रंट में थी। इलेक्शन से पहले अगर मैं डिफाइन करता हूं तो जब कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर हम सीधे तौर पे सीएम चेहरे थे, वो अगर सीएम थे, चेहरे में बोला गलत बोल गया, जो सीएम थे तब एक बहुत ही पॉजिटिव इंप्रेशन था। कोरोना से सीधे थे पंजाब बाहर निकला था, लॉकडाउन खत्म हुए थे, एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज लेके पंजाब सरकार आगे चल रही थी कि पंजाब सरकार ने कोरोना को बहुत अच्छे से हैंडल किया था, लोगों की गुडविल उनके साथ थी। पर नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में जो लड़ाई हुई, जो फाइट हुई, जो इनफाइटिंग हुई, जो अथॉरिटी को लेके झगड़ा हुआ, हम कह सकते हैं, जो सबको पता है, और एट द एंड जिस इसका रिजल्ट में कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, तो उसने पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका दिया। जो गुडविल थी, जो उसको अगर हम सीधा और कहते हैं, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस ने जो मेहनत करके जो गुडविल कमाई थी, जो रेपुटेशन कमाई थी, वो इंटरनल फाइटिंग्स के दौरान खत्म हो गई। जो लोगों का सपोर्ट था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया, और शायद तभी कह जाना था कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बज चुकी थी, पर कांग्रेस ने उसको इग्नोर किया। वो इग्नोरेंस, अगर हम कहें कि जो लोगों का मैंडेट उस टाइम आना शुरू हुआ था कि लोगों के ऊपर फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, पर कांग्रेस कहीं ना कहीं उस पर नहीं हुआ। उसके बाद नए सीएम को चुनने की बारी आई, और जिसमें चरणजीत चन्नी को पंजाब के नए मुख्यमंत्री चुना गया, और उन नए मुख्यमंत्री चेहरे को लोगों ने जरूर सराहा, पर कांग्रेस में फिर भी इनफाइटिंग चलती रही, और वो इनफाइटिंग लगातार लास्ट मोमेंट तक चलती रही। इलेक्शन शुरू हो गए, इलेक्शन में कैंपेन चल रहा था, उन कैंपेन के दौरान सीएम का चेहरा अनाउंस किया गया। देखिए कि जब बिल्कुल कुछ दिन रह गए तब सीएम का चेहरा अनाउंस किया, और शायद लास्ट मोमेंट पे जो सीएम चेहरा अनाउंस किया गया उससे भी एक पार्टी को एक हिट लगा। कोई जो लोग सीएम चेहरे के तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू को देखना चाहते तो वो निराश हुए, तो चरणजीत चन्नी को लेकर लगातार हमले होते रहे। तो सवाल ये था कि लास्ट मोमेंट तक इन फाइटिंग चलती रही, पर बिल्कुल एंड क्या गया, अगर हम कहें कि आखिरी 5 से 6 दिन, अगर हम लास्ट वीक ही बोल दूंगा, एक हफ्ते के अंदर अगर कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि सिंगल फेस फाइनली करके और तब तैयारी खींच के शायद हम सरकार बना सकते, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पंजाब बहुत बड़ा है, पंजाब के लोगों को मनाने बहुत समय लगता है, पंजाब के लोग हर एक चीज कंसिडर करते हैं, सिर्फ वादों पे नहीं जाते हैं, उन्हें इंप्रेशन देखने की पार्टी ने क्या किया, पार्टी का क्या फ्रंट रहने वाला है, पार्टी किस आइडियोलॉजी चल रही है, वो सब चीजें। और जो कांग्रेस की इनडिसाइसिवनेस रही है, लोगों को वो चीज कहीं ना कहीं खटक गई, और शायद इसलिए कांग्रेस को सपोर्ट ना देके, किसी और रीजनल पार्टी को सपोर्ट ना देके, इन्होंने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट दी है, और इस बार मौका आम आदमी पार्टी को दिया गया। अब ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी कैसे अपने कई हुए वादों को उतरती है, क्योंकि कई बड़े वादे आम आदमी पार्टी की तरफ से भी किए गए। अब ये देखना होगा कि क्या उन वादों को आम आदमी पार्टी पूरा करती है या नहीं। पर उससे पहले अब ये देखना होगा कि पंजाब की नई मंत्रिमंडल में कौन कौन होते हैं, क्या पुराने चेहरों को ही, जो पिछली बार आम आदमी पार्टी में थे, क्या उनको ही मौका दिया जाएगा, या फिर इस बार जो नए चेहरे हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह देगी, क्योंकि नए चेहरे बहुत सारे इस बार अगर हम कहें कि वेव थी, और ये चीज हमें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करनी होगी कि आम आदमी पार्टी की जो वेव थी उसने कई ऐसे चेहरों को उभारा है जिनको शायद आमतौर पे लोग जानते भी नहीं थे, पर वो ग्राउंड लेवल पे लगातार काम करते रहे, और उसका रिजल्ट अब हमें देखने को मिल रहा है। पर क्या उन्हें मौका मिलेगा कैबिनेट मंत्रिमंडल में आने का, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हमें जिस तरीके से दिल्ली मॉडल पेश करती हुई आम आदमी पार्टी नजर आई थी, अगर बात कर ले तो उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली मॉडल पर काम करते हुए नजर आएंगे, लेकिन क्या लगता है कि जैसे दिल्ली की समस्याएं और हैं और पंजाब की समस्याएं और हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो क्या आम आदमी पार्टी कारगर साबित हो पाएगी? कम शब्दों में अपनी बात को रखिए अमित। जी बिल्कुल, देखिए दोनों के सिनेरियो बिल्कुल अलग है। अगर हम कहें कि दिल्ली का मॉडल अलग है, दिल्ली के पास ज्यादा टैक्सेस है, दिल्ली के पास खर्चे कम है, दिल्ली के पास पुलिस का खर्चा नहीं है, वो सेंटर उठाती है। पर पंजाब में पुलिस का खर्चा पंजाब सरकार के पास है, पंजाब में रेवेन्यू मॉडल बहुत कम है, पंजाब में सब्सिडीज बहुत ज्यादा है। चाहे हम सीधे तौर पर बात कर लें, बिजली की सब्सिडी दी जाने वाली जो किसानों को देती है, पानी का मुद्दा बहुत लगातार उठता जा रहा है। तो ये सभी मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस माफ कीजिएगा आम आदमी पार्टी को टैकल करने की जरूरत है। और ये वो चीजें, देखिए दिल्ली मॉडल कहने के लिए लागू किया जा सकता है, पर उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। और आम आदमी पार्टी ये चीज कहती आई है कि हमने करप्शन टारगेट करनी है, और उस करप्शन को टारगेट करने से हमें रिसोर्सेज मिलेंगे। पर सवाल ये है
कि क्या वो रिसोर्सेज एक्चुअल में जनरेट होंगे, क्योंकि अगर वो रिसोर्सेज नहीं जनरेट हुए तब दिल्ली मॉडल पंजाब में इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, और अगर वो इंप्लीमेंट नहीं होता है तो एक नया मॉडल लाने की जरूरत है, और वो क्या नया मॉडल सेटिस्फैक्टरी होगा कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल अमित, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें। तो अब देखने वाली बात होगी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को बहुमत तो मिल गया है, लेकिन क्या जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बहुमत के साथ साथ दिल्ली मॉडल को पेश करने की बात करती है, तमाम पंजाब के जो मुद्दे हैं उनको शांत कराने की कोशिश करती है, इस पर फिलहाल अभी अगले 5 साल निर्णायक भूमिका में रहेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लाइव में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते खबरों की ओर। खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर आपको बता दें कि 5 राज्यों में चुनाव परिणाम एग्जिट पोल के अनुरूप ही आए हैं, लेकिन 4 राज्यों में बीजेपी की वापसी और पंजाब में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने के आसार महाराष्ट्र की रणनीति पर भी पड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर राज्य की महाविकास अधिकारी के घटक दलों के नेताओं ने मंथन शुरू कर दिया है। 4 राज्यों में दोबारा सरकार बनाने के बाद उद्धव ठाकरे सरकार पर प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी का दबाव बढ़ेगा। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि यूपी तो झांकी है, महाराष्ट्र बाकी है। इससे महाविकास अघाड़ी की टेंशन बढ़ गई है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लेकर महाविकास अघाड़ी के नेताओं की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए थे। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने गोवा और उत्तर प्रदेश में उम्मीदवार उतारे थे। शिवसेना नेता संजय राउत प्रतिदिन चुनाव परिणामों को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के पुत्र राज्य के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे पहली बार महाराष्ट्र के बाहर विधानसभा चुनाव में प्रचार करने गए थे। राकांपा प्रमुख, आपको बता दें, राकांपा प्रमुख शरद पवार सहित अन्य नेताओं ने दावा किया था कि इस बार उत्तर प्रदेश में सपा के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सपा से गठबंधन कर मात्र 1 सीट पर चुनाव लड़ने वाली राकांपा औंधे मुंह गिरी है। कांग्रेस को पंजाब के साथ ही उत्तराखंड और गोवा में जीत की उम्मीद थी, लेकिन उसका सूपड़ा साफ हो गया है, जिससे महाविकास अघाड़ी के नेताओं का मनोबल गिर गया है। तो इस तरीके से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और उसमें 4 में बीजेपी ने जीत हासिल की है, और इसी को लेकर अब महाविकास अघाड़ी सरकार यानी कि उद्धव ठाकरे की सरकार की चिंता बढ़ गई है। और तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, अगर बात की जाए तो एक नारा दिया गया है कि यूपी तो झांकी है, महाराष्ट्र भी बाकी है, तो इसको समझने की कोशिश की जाए तो किस तरीके से समझा जाए? सत्यप्रकाश, देखिए प्रियव्रत जी, देश के 4 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाई। अब ऐसे में महाराष्ट्र में भी मुंबई में महानगर पालिका का चुनाव होने हैं। लगातार तमाम पार्टियां जो उसकी तैयारी कर रही थी, लेकिन जिस तरह से अन्य 4 राज्यों के रिजल्ट आए हैं उससे कहीं न कहीं महाविकास अघाड़ी सरकार की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि शिवसेना ने भी अपने उत्तर प्रदेश और गोवा में अपनी उम्मीदवार उतारी थी, लेकिन बिल्कुल खाली हाथ लौटी। जाहिर तौर पर जिस तरह से बीजेपी पहले भी कर रही थी कि महाराष्ट्र बाकी राज्य तो झांकी है, महाराष्ट्र अभी बाकी है, तो जाहिर तौर पर अब जो है कहीं न कहीं भाजपा का कद बढ़ा हुआ है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी सरकार में बने तमाम जो तीनों घटक है, चाहे कांग्रेस हो या एनसीपी या फिर शिवसेना, सभी को जो है वही मुड़ वापस लौटना है। ऐसे में काफी निराशा हाथ लगी है। ऐसे में जब मनपा का चुनाव होना है तो कहीं न कहीं तमाम कार्यकर्ताओं और बीजेपी के तमाम नेताओं के मनोबल बढ़े हुए हैं। ऐसे में काफी नुकसान अगर होगा तो कहीं न कहीं कांग्रेस और शिवसेना को हो सकता है। लेकिन अगर समझने की कोशिश की जाए तो जिस तरीके से सरकार बनी थी बीजेपी की, अगर हम पिछले चुनाव की बात कर लें और उसके बाद गिरा दी गई थी और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो क्या इस बार उद्धव ठाकरे को अपनी कुर्सी को लेकर लगातार जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आए हैं, 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है, तो क्या उद्धव ठाकरे को उसी को लेकर चिंता सताने लगी है कि निकाय चुनाव तो देखे ही जाएंगे, लेकिन क्या जो विधानसभा चुनाव होंगे उसके परिणाम भी इस बार विपरीत आएंगे? बिल्कुल प्रियव्रत जी, क्योंकि सबसे बड़ा डर महाविकास अघाड़ी सरकार में बने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उनकी पार्टी शिवसेना को है, क्योंकि शिवसेना ने जिस तरह से बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात कही थी, लेकिन
चुनाव जीतने के बाद जो है महाविकास आघाड़ी सरकार तीनों घटक के साथ सरकार बनाई और बीजेपी को अलग कर दिया। ऐसे में बीजेपी ने भी संकल्प उसी वक्त लिया था कि इस बार जब चुनाव होगा महानगर पालिका का तो वह जो है अकेले लड़ेगी। हालांकि मुंबई के महानगर पालिका एक राज्य के समान जो है आर्थिक स्थिति में बनती है। हालांकि जो राज्य का बजट होता है उतना ही बजट जो है मुंबई महानगर पालिका का है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से महाविकास आघाड़ी सरकार अपनी साख बचाने में लगी हुई है। फिलहाल सबसे बड़ा डर जो है शिवसेना को है, क्योंकि शिवसेना का कब्जा इस वक्त मनपा पे है। अगर मनपा जाती है तो कहीं न कहीं शिवसेना पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। इसकी बीड़ा लेकर जो है कहीं न कहीं बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है। हालांकि कल कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई थी कि इस जीत के बाद क्या मनपा पे असर पड़ेगा, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि भाजपा का बिल्कुल मनोबल बढ़ा हुआ। ऐसे में भाजपा कार्यकर्ता मनोबल से लबरेज है। ऐसे में आने वाले समय में अगर महानगर पालिका का चुनाव होता है तो इस बार का महापौर भाजपा का होगा। इस तरह की तैयारियां भाजपा कर रही है। जी, इस सब मामले को लेकर देवेंद्र फडणवीस का क्या कहना है सत्यप्रकाश, अगर समझने की कोशिश की जाए तो? क्योंकि भाई बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो, और उसी को लेकर तमाम चीज़ें उनके द्वारा सामने आई हैं। 4 राज्यों में उन्होंने सरकार बनाई है, तो किस तरीके का उनका मनोबल बढ़ा हुआ नजर आ रहा है अब, और किस तरीके से वो अगले सीएम के तौर पर खुद को देखने लगे हैं महाराष्ट्र के? बिल्कुल प्रियव्रत जी, देखिए गोवा का चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस बनाया गया था। ऐसे में बीजेपी के तमाम नेता देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में एक बड़े नेता के तौर पे देखते हैं। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने गोवा में रणनीति अपनाई थी, उसी तरह से अब रणनीति मुंबई में होने वाली है। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के द्वारा कल एक कहा गया कि जिस तरह से महानगर पालिका का चुनाव सामने है, लेकिन बीजेपी ओबीसी आरक्षण के शिवसेना ओबीसी आरक्षण के नाम पे लगातार लिपापोती कर रही थी। अब कहीं न कहीं आरक्षण विधेयक पारित हो गया है। अब जो है चुनाव की तारीखें तय होनी चाहिए, लेकिन इसमें देरी हो रही है। फिलहाल बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और देवेंद्र फडणवीस को एक सीएम के तौर पर देख रही है, सीएम के तौर पर एक प्रोजेक्ट कर रही है। लेकिन जिस तरह से महानगर पालिका का चुनाव है, सीधे तौर पर बीजेपी का यही टारगेट है, अगर शिवसेना को खत्म करना है तो सबसे पहले महानगर पालिका पर कब्जा करना होगा। इस तरह की रणनीति अपनाकर बीजेपी चल रही है। लेकिन सत्यप्रकाश, एक चीज और भी है, अगर यहाँ पर समझने की कोशिश की जाए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को समर्थन करती हुई नजर आ रही थी शिवसेना की बात कर ले तो उद्धव ठाकरे की, क्योंकि आदित्य ठाकरे यहाँ पर चुनाव प्रचार भी करने आए थे और उसके बाद उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया था समाजवादी पार्टी के पक्ष में। तो वहीं राकांपा की बात कर ले तो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा की सरकार बनने जा रही है। लेकिन इस बार जब नतीजे विपरीत आए हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी कुर्सी भी खतरे में दिख रही है। क्योंकि अगर एक चीज़ सत्यप्रकाश और भी है, उन्हें लग रहा था कि अगर बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी की सरकार आती है यूपी में, तो कहीं ना कहीं उन्हें महाराष्ट्र में भी इसका समर्थन मिलेगा और महाराष्ट्र में वो सपा उनके साथ होगी और वहां पर उनकी राह आसान होती नजर आएगी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला सत्यप्रकाश। बिल्कुल प्रदीप, देखिए मुंबई में 40% लोग जो है उत्तर भारतीय है, अन्य राज्यों से आए हुए हैं। अब ऐसे में मनपा का चुनाव है तो सभी लोग जो है कहीं न कहीं इसका फायदा लेना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम जो है महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता, खुद आदित्य ठाकरे, संजय निरुपम और तमाम जो राकांपा के नेता जो उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान गए थे और ये वादा किए थे कि अगर उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनती है, सपा के नेतृत्व वाली सरकार बनती है, तो जाहिर तौर पर उन्हें बड़ा फायदा होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब ऐसे में कहीं न कहीं राकांपा, कांग्रेस और शिवसेना के डर सताने लगा है कि कहीं उत्तर प्रदेश की तरह मुंबई में भी महानगर पालिका के जब चुनाव होगा तो तमाम उत्तर भारतीय जो है जात पात या फिर विकास के खेमे में बह न जाए। क्योंकि लगातार बीजेपी ने विकास और राष्ट्रवाद का मुद्दा रखा, इसी के चलते जो है बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। 4 राज्यों में जो है सरकार बनाने जा रही है। तो जाहिर तौर इसका डर कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी सरकार में, खासकर उद्धव सरकार में बना हुआ है। सत्यप्रकाश, आने वाले जो चुनाव है मुंबई में, उन पर क्या कुछ असर पड़ेगा इसको लेकर, अगर समझने की वहां पर कोशिश की जाए? क्योंकि इनका चुनाव है और उसमें जिस तरीके से बीजेपी ने 4 राज्यों में जीत हासिल की है, तो ऐसे में उद्धव सरकार के जो प्रत्याशी होंगे उन पर क्या कुछ असर पड़ेगा? क्या जिस तरीके से वो समझ रहे थे कि हमारी राह आसान होगी, क्या राह अब भी उतनी आसान होगी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद?
देखिए बिल्कुल ये बात तो तय है कि अगर उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनती तो समीकरण कुछ और होता, लेकिन अब बीजेपी की सरकार बनी है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भी सरकार बनाई गई है। तो तमाम राज्यों से यहाँ लोग जो है धनोपार्जन के लिए आते हैं, ऐसे में यहाँ का वोट बैंक भी है। अगर मुंबई महानगर पालिका को चुनाव होता है तो जाहिर तौर पर इस वक्त जो पलड़ा भारी कहीं न कहीं भाजपा का है, क्योंकि तमाम जो 3 पार्टियों वाली सरकार है, आघाड़ी सरकार है, वो कहीं न कहीं मनोबल गिरा हुआ, लेकिन इस वक्त भाजपा का मनोबल पूरी तरह से बढ़ा हुआ है। जाहिर तौर पर अगर चुनाव होता है तो इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा भाजपा लेगी। हालांकि भाजपा ने पहले भी कहा था इस बार का महापौर भाजपा का होगा, इसी उद्देश्य से भाजपा लगातार तैयारी भी कर रही है। हालांकि दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से शिवसेना पिछले 20-25 सालों से महानगर पालिका कब्जा बनाकर रखी है, लेकिन तमाम तरह के भ्रष्टाचार शिवसेना के कामों में बाहर निकल कर आता है और बीजेपी के तमाम नेता जो है भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। ऐसा में जनता के मन में भी ये बात बैठ गई है कि अगर शिवसेना लगातार बनी रही तो भ्रष्टाचार और बढ़ सकता है। फिलहाल अब आम जनता मुंबई को रोके, यह मौका है कि एक बार फिर से महानगर पालिका किसी और सत्ताधारी पार्टी के हाथ में दिया जाए, जिससे यह देखा जाए कि विकास सही है या फिर जातवाद का राजनीति सही है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी के लिए, साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल जिस तरीके से देखने वाली बात होगी कि अगर बात की जाए तो 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही है, तो वहीं इसी को लेकर अब महाविकास आघाड़ी सरकार में टेंशन बढ़ती हुई जा रही है। और जिस तरीके से निकाय चुनाव होने मुंबई में, तो उसको लेकर भी लगातार टेंशन बढ़ती जा रही है। और अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जिस तरीके से बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करते हुए बाकी प्रदेशों में दिख रही, क्या महाराष्ट्र में भी उसका प्रदर्शन यही होगा। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए एनबी न्यूज़। तो ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। रुक लेते हैं खबरों की, जहां पर यूपी में शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि जहां जहां बहनों, माताओं और बेटियों ने पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा वोट किए हैं, वहां बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी की इस जीत में महिलाएं सारथी हैं। उत्तर प्रदेश की गद्दी पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो गई है। राह आसान नहीं थी, क्योंकि इससे पहले कोई भी मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार सत्ता तक पहुँचने में नाकाम रहे थे, लेकिन इस बार बीजेपी की रणनीति रंग लाई और मोदी योगी की जोड़ी ने यूपी में राजनीति में असंभव को संभव कर दिया। बीजेपी के इस प्रचंड जीत के पीछे कई फैक्टर बताए जा रहे हैं। चुनाव के पहले बीजेपी की राह में कई मुश्किलें आई, किसान नाराज बताए जा रहे थे, सहयोगी दल पाले बदल रहे थे, लेकिन इन सबसे बीच चुनाव में बीजेपी को आधी आबादी यानी महिलाओं का जोरदार साथ मिला है। तो यूपी में योगी राज पार्ट 2 की वापसी हो गई है। और अगर बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शपथ ले सकते हैं और साथ ही उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। तमाम अपडेट्स और जानकारी के लेकर हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हैं। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए तो यूपी की जनता ने योगी राज पार्ट 2 को चुन लिया है। देखिए, बिल्कुल इतिहास रचा है उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने। 36 साल बाद कोई ऐसी सरकार है जिन्हें उत्तर प्रदेश में पुनः वापसी की है, और इसका श्रेय सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को दिया है। और साफ तौर पे हमारे साथ दिया है, क्योंकि जो योजनाएं महिलाओं की
सहयोग महिलाओं के लिए हमने चलाए थे, चाहे शौचालय की बात की जाए, चाहे खाद्य की बात की जाए, तेल की बात की जाए, राशन की बात की जाए, उज्ज्वला योजना के तहत गैस की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं महिलाओं ने जो लाभ लिया उसका कहीं ना कहीं उसके दौर पे हमें साथ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह से कई 4 राज्यों में उनकी प्रचंड जीत हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल धन्यवाद करने के लिए दिल्ली में पहुंचे थे और दिल्ली में उन्होंने जनता से आभार व्यक्त किया और जनता से साफ तौर पे कहा कि ये प्रचंड जीत में जो यूपी की प्रचंड जीत है इसमें महिलाओं की अहम भूमिका है, क्योंकि महिलाओं ने जो साथी के रूप में किया, लगभग 80 से 90% महिलाओं ने हमारा साथ दिया, क्योंकि जो महिलाओं को कल्याणकारी योजनाएं जो केंद्र सरकार की थी, राज्य सरकार की थी, वो कहीं ना कहीं महिलाओं को मिला। और मुफ्त राशन से लेकर खाद्य की बात की जाए, उज्ज्वला योजना गैस की बात की जाए, शौचालय की बात की जाए, तो सब कहीं ना कहीं महिलाओं को एक देने का काम किया था केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने महिलाओं के हित में काम नहीं किया। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था महिलाओं का, वो भी मुद्दे, लेकिन कहीं ना कहीं जो महिलाओं ने लाभ लिया सरकार का, उस लाभ को सरकार को पुनः वापसी करके वापस कर, क्योंकि 36 साल बाद ऐसा हुआ है प्रियव्रत की उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी की सत्ता वापसी हुई है और 273 का जो जादुई आंकड़ा कहा जा सकता है बहुमत के साथ, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वापस की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी का आभार व्यक्त किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने भी आभार व्यक्त किया और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो काम हुए, चाहे विकास की बात की जाए, चाहे गुंडाराज की बात की जाए, और बुलडोजर बाबा के नाम से जो कहा जाता है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को, उस योगी सरकार का भी जादू एक बार फिर जनता की, उत्तर प्रदेश की जनता के संग चल के बोला। चेतन, आज को लेकर क्या कुछ अपडेट है? तस्वीरें सामने आई हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि आज दिल्ली बुलाया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ को और मंत्रिमंडल को लेकर भी आज चर्चा हो सकती है कि कौन कौन से चेहरे जो हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो वहीं ये जानकारी और भी सामने आ रही कि यूपी के शाहजहांपुर से कैबिनेट मंत्री रहे और वित्त मंत्री रहे सुरेश कुमार खन्ना ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। लगातार 9वीं बार वो विधायक बने हैं। देखिए, उसमें दो राय नहीं है। सुरेश खन्ना लगातार विजय प्राप्त करते आए हो और उन्होंने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज किया। प्रदेश सरकार ने क्या भूमिका उनकी रही, केंद्र कहा जा सकता है कि राज्य जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में वित्त मंत्री के रूप में काम किया, नगर विकास के मंत्री के रूप में भी काम किया सुरेश खन्ना ने, तो जाहिर सी बात है कि उसका हैट्रिक की है और उत्तर प्रदेश सरकार की जो वापसी हो रहा, तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा उत्तर प्रदेश की जनता को तोहफा दिया है उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को। और वही बात जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज माना जा रहा है कि दिल्ली वापस जाएंगे, क्योंकि जो केंद्र नेतृत्व है उन केंद्रीय नेतृत्व से भी मुलाकात करेंगे, उनके नेतृत्व से ही वापसी करेंगे और कैबिनेट को लेकर भी कहीं न कहीं चर्चा की जा सकती है, क्योंकि अभी बहुत चीजें बची, राज्यपाल से मुलाकात करना और अपना जो बहुमत है उसको साबित करना, फिर उसके बाद कैबिनेट किसको क्या विभाग दिया जाए, किसको मंत्री बनाया जाए, कौन से किसको विभाग दिया जाए, तमाम चीजें हैं जो केंद्र नेतृत्व तय करेगा और केंद्र नेतृत्व तय करने के बाद ही उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार वापसी होगी। और माना लगभग ये जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा सकते हैं और जल्द ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पुनः शपथ लेगी और शपथ के बाद जो मंत्री उनके इर्द गिर्द दिखाई देंगे, जो मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, वो भी साथ में शपथ लेने का काम करेंगे। क्या इस बार भी 2 डिप्टी सीएम हमें यूपी में देखने को मिलेंगे जिस तरीके से पिछली सरकार में थे? क्योंकि डिप्टी सीएम का अहम रोल रहता है इतने बड़े राज्य में, क्योंकि अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो डिप्टी सीएम नहीं थे कोई, और शायद वही वजह थी कि अखिलेश यादव की सरकार नाकामयाब रही। और जिस तरीके से अगर हम बात कर लें तो योगी राज में 2 डिप्टी सीएम थे, दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था और तमाम जो चीज़ें थी वो सारी चौक चौबंद रहीं और एक बार फिर से यूपी की जनता ने बीजेपी को अपने सिर माथे एक बार फिर से बिठा लिया। हालांकि सीटों में गिरावट जरूर दर्ज की गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो पिछले 6 महीने में जी तोड़ मेहनत की है और शायद यही वजह है कि इस बार सीटों का आंकड़ा 47 नहीं रहा है समाजवादी पार्टी का। तो क्या इस बार डिप्टी सीएम के चेहरे भी बदले जा सकते हैं क्या? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जो पिछली सरकार में केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा थे, वो कहीं ना कहीं इस बार बदले जा सकते हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपनी जो चिरातू से पल्लवी पटेल ने उनको शिकस्त दी है, उनको हरा दिया है। तो वे डिप्टी सीएम लगातार चुनाव नहीं लड़ रहे थे। दिनेश शर्मा वो प्रचार कर रहे थे, साफ तौर पर कहा वो लगातार उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी रखना चाहती है और इस बार
हालांकि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, और लेकिन जनता ने उनके कामों को सराहा भी, और जो काम किए उसको उत्तर प्रदेश में वापसी भी किए। लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी और अखिलेश यादव खुद, उन्होंने तमाम जी तोड़ मेहनत करी, रात दिन मेहनत करी, और उसका फल भी उनको मिला। ये नहीं कहा जा सकता है कि उनको शिकस्त मिली, ये जरूर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मेहनत करी उनको उसका जनता ने फल भी दिया, और 100 का आंकड़ा पार करने के बाद भारतीय जनता समाजवादी पार्टी ने वापसी की है। लगभग 125 सीटें उन्होंने प्राप्त की है। तो जाहिर सी बात है कि इस समय काटे की कहा जा सकती है विपक्ष और मजबूत हो गया, क्योंकि जो 47 सीटें वो 125 सीटें बढ़ के इस बार आई है। विपक्ष शायद इस बार और मजबूत नजर आएगा, क्योंकि विपक्ष ये कहा जाता है कि विपक्ष जितना मजबूत होगा सरकार उतना काम करेगी। तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है, और समाजवादी पार्टी भी लगातार काम कर रही है, और विपक्ष में रह के जो जनता की आवाज है वो कहीं ना कहीं अपने विरोध के रूप में उठाने का काम करेगी। लेकिन जिस तरीके से चर्चा कर रहे थे कि हम इस बार डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान के लिए मोहर किस पर लग सकती है, क्या नए चेहरे सामने आएंगे इसको लेकर? देखिए प्रियव्रत, बिल्कुल आपने सही की, और नए चेहरा ही इस बार डिप्टी सीएम के रूप में काम करने का, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा साफ कर दिया था केंद्र नेतृत्व में कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ ही होंगे। लेकिन डिप्टी सीएम का चेहरा किसी भी केंद्र नेतृत्व ने साफ नहीं किया। हो सकता है कि इस बार चेहरे में बदलाव किया जाए, क्योंकि कई जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो वीआरएस लेके, चाहे वो कन्नौज से आशिम अरुण होम कमिश्नर थे वो, और राजेश्वर सिंह, और जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर भी रह चुके हैं ईडी के, वो कहीं ना कहीं वो भी इसमें रेस में आ सकते हैं। और ऐसे बड़े AK शर्मा का नाम भी उसी में शामिल है। शायद 2017 की सरकार में भी वो इसीलिए BRS से उन्होंने लिया था कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, MLC बना के। देखिए बिल्कुल उनको जिम्मेदारी अहम दी गई थी, और संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी उनके संसदीय क्षेत्र की दी गई थी चुनाव में, और विकास के सब AK शर्मा को दी। वो अभी थोड़ा सा तस्वीरें साफ होना बाकी है, और अब हमें इस शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार करना होगा, और जब मंत्रिमंडल बनेगा, कैबिनेट का मंत्रिमंडल बनेगा, तब इस पे देखते हैं कि क्या AK शर्मा को पुनः वापसी की जाएगी, क्या डिप्टी सीएम का भार दिया जाएगा। लेकिन अभी कुछ नाम है जो लगातार चल रहे हैं, उसमें कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का भी है, राजेश्वर सिंह का भी है, और वही जो AK शर्मा है उनका भी नाम है। तो ऐसे कई डिप्टी सीएम के नाम है। देखते हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किसको डिप्टी सीएम के रूप में रखती है, या पुनः केशव प्रसाद मौर्य को रखी जाएगी, और विजय शर्मा को, ये थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए तो फिलहाल महिलाओं की जीत में अहम भूमिका रही है, PM मोदी ने कहा है, और योगी राज पार्ट 2 की फिलहाल वापसी हो चुकी है। फिलहाल तमाम अपडेट्स और जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे जितेंद्र, लेकिन फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ इतना ही, और देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए NB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।